गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज बेटा हम चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। चैप्टर का नेम है सिमिलर ट्रायंगल्स। आपने पहले 9th क्लास में पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल और अब पढ़ेंगे आप सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो सिमिलर कब होता है? देखिए, कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग होता है सर्वांग सम। कॉन्ग्रुएंस में जो ट्रायंगल होते हैं या कोई और भी पॉलीगन हो सकते हैं, तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब है उनके सभी पार्ट बराबर हो, सर्वांग सम, सभी अंग समान हो, जिसके मतलब शेप भी एक जैसी हो और साइज भी इक्वल हो, उसको कहते हैं हम शेप और साइज दोनों बिल्कुल इक्वल हो, शेप सेम हो और साइज भी इक्वल, तो होता है कॉन्ग्रुएंस। और सिमिलर में क्या होता है कि सिमिलर में शेप सेम होती है बट साइज इक्वल होना जरूरी नहीं है। जितने कॉन्ग्रुएंस होते हैं वो सभी सिमिलर होते हैं, बट जो सिमिलर होते हैं वो कॉन्ग्रुएंस होंगे ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सिमिलर का मतलब होता है समरूप, जिनका रूप देखने में समान हो, एक जैसा हो, जो देखने में सेम लगे, बिल्कुल एक जैसी, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, उसको हम सिमिलर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप सिमिलरिटी में कि टू ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया बेटा, यहाँ पर एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल ले लिया हमने PQR। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? देखिए, टू ट्रायंगल सिमिलर होंगे इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। जैसे A एंगल P एंगल के इक्वल हो मान लीजिए और B एंगल Q एंगल के इक्वल है सपोज कीजिए, तो C एंगल R के इक्वल अपने आप हो जाएगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो C एंगल किसके बराबर हो जाएगा? ये R एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप एंगल A इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो ये रूल कहलाता है AAA, एंगल एंगल एंगल। ठीक है, फर्स्ट रूल है ये। तो फर्स्ट रूल AA होता है टू ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन वो ट्रायंगल विल बी सिमिलर। या टू ट्रायंगल के सभी करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हों तब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर सपोज कीजिए कि इसमें मैं ऐसा कर दूं, यहाँ पर क्या कर दें, देखिए कि इसको मैं रफ कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, और देखिए मैं एक और ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ पर फिर से, और इसका नेम भी मैंने PQR दे दिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, एंगल A मान लीजिए एंगल Q के इक्वल है और एंगल B एंगल P के बराबर है और एंगल C एंगल R के इक्वल है। अब आप ये कहें कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR, तब ये रॉन्ग हो गया क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। करेस्पॉन्डिंग का मीन्स होता है एंगल A एंगल P के बराबर हो इक्वल, एंगल B का करेस्पॉन्डिंग Q है और C का R है। तो क्या यहाँ पर A और P एंगल इक्वल है? नहीं, A P के इक्वल नहीं है, A तो Q एंगल के इक्वल है, इसलिए ये रॉन्ग है। क्या है ये? रॉन्ग, गलत है ये। सही क्या है इसमें? ट्रायंगल ABC विल बी सिमिलर ऑफ ट्रायंगल A एंगल किसके इक्वल है? Q के, तो यहाँ पर Q आएगा, और B एंगल किसके इक्वल है? P के, तो यहाँ पर P आएगा और बाद में आ जाएगा R। ठीक है, तो ये ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल QPR के सिमिलर है। इस समय आया समझ में? तो फर्स्ट रूल तो ये है, AAA कहते हैं इसको। सेकंड रूल है इसका कि इफ रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल देन बोथ ट्रायंगल विल बी सिमिलर। या दो ट्रायंगलों के सभी करेस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो इक्वल हो तब वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है, अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ। यहाँ से देखिए, इसको हम रफ कर देते हैं और फिर से ट्रायंगल बना देते हैं। जैसे एक ट्रायंगल मैंने बनाया ABC, इसको नेम ABC दे दिया गया है, और एक और ट्रायंगल बना दिया, इसको नेम दे दिया हमने PQR। मान लीजिए कि इसकी साइड 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं, और इसकी जो साइड हैं ये 6 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर
और 3 4 12, ये 12 सेंटीमीटर। सपोज कीजिए कि ये साइड है इसकी। अब यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो इक्वल आ जाए तब भी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? जैसे ट्रायंगल ABC या PQR है तो AB की करेस्पॉन्डिंग PQ लेंगे, यहाँ पर हम AB अपॉन PQ फाइंड करेंगे, मतलब AB रेशियो PQ। AB रेशियो PQ या AB अपॉन PQ एक ही बात होती है। तो AB अपॉन PQ क्या होगा? 2/6 इज इक्वल टू 1/3। 2 से कैंसिल हो गया, बन जाओ 3 जा। नाउ BC अपॉन QR इज इक्वल टू क्या होगा? 3/9, ये भी कैंसिल हो गया, 3 बन जा, 3 3 जा। इट मीन्स BC अपॉन QR इज इक्वल टू 1/3। और थर्ड साइड का रेशियो फाइंड करेंगे AC अपॉन PR, ये क्या आएगा? 4/12। 4 बन जा, 4 3 जा, तो ये हो गया 1/3। आप देख रहे हैं कि तीनों ही रेशियो 1/3 1/3 1/3 आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिकॉज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। Therefore triangle ABC will be similar triangle PQR by SSS, साइड का रेशियो, एस फॉर साइड रेशियो ऑफ ऑल करेस्पॉन्डिंग साइड्स। तीनों साइडों का रेशियो इक्वल है तब भी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। यहाँ पर बेटा सिमिलरिटी की दो कंडीशन है यहाँ पर, एक तो या दो ट्रायंगलों की सभी करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, और या फिर दोनों ट्रायंगलों की सभी करेस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो इक्वल हो, तीनों साइडों का रेशियो, तभी वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अदर पॉलिनोमियल में क्या होता है, इसे जरूरी नहीं कि ट्रायंगल ही सिमिलर हो, दो सर्किल भी सिमिलर होती हैं ऑलवेज, क्योंकि सर्किल आप देखेंगे देखने में एक जैसी लगती है, उनका साइज डिफरेंट हो सकता है। एक सर्किल में 2 सेंटीमीटर रेडियस से ड्रॉ कर दूं, एक सर्किल में 10 सेंटीमीटर रेडियस की ड्रॉ कर दूं, तो दोनों सर्किल देखने में सेम लगेंगी, बट साइज उनका डिफरेंट होगा। साइज कैसा होगा? अलग अलग होगा, एक छोटी होगी बड़ी होगी, लेकिन देखने में सेम है तो वही सिमिलर कहलाएंगी। ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, जितनी सर्किल होती है वो सभी सिमिलर होती हैं। इसी तरह से जितने स्क्वायर होंगे वो सभी सिमिलर होंगे। स्क्वायर में आप देखेंगे कि स्क्वायर छोटा हो सकता है, एक बड़ा भी हो सकता है। स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितने पॉलिनोमियल होते हैं उन सभी में सिमिलर कब होंगे पॉलिनोमियल? इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल एंड रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, देन बोथ पॉलिनोमियल विल बी सिमिलर। तब वो दोनों पॉलिनोमियल सिमिलर होंगे यदि दो पॉलिनोमियल के सभी करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और उनकी करेस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो भी इक्वल हो, तब वो पॉलिनोमियल सिमिलर होते हैं। केवल एंगल इक्वल होने से सिमिलर नहीं होते हैं। हाँ, ट्राइंगल, अगर दो ट्राइंगल में केवल एंगल इक्वल हो जाए तब वो सिमिलर हो जाएंगे, साइडों का रेशियो इक्वल हो जाए तब भी सिमिलर हो जाएंगे। यदि यहां पर एंगल इक्वल है तो साइडों का रेशियो ऑटोमेटिक सिमिलर इक्वल आ जाएगा, और ये साइडों का रेशियो इक्वल है इन दोनों ट्राइंगलों का तो एंगल भी इक्वल आ जाएंगे। ये थ्योरम है, उससे हम इसको प्रूव कर सकते हैं, आगे आएगी थ्योरम ये। लेकिन दूसरे जितने पॉलिनोमियल अदर पॉलिनोमियल उनमें दोनों कंडीशन वेरीफाई होंगी तभी वो सिमिलर होंगे। कौन कौन सी? ए ट्राइंगल के सभी करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, और एसएसएस उस पॉलिनोमियल की सभी करेस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो भी इक्वल हो, तब वो पॉलिनोमियल सिमिलर होंगे। आई समझ में? तो दो पॉलिनोमियल कब सिमिलर होते हैं? जब उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करेस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो भी इक्वल हो, तब वो पॉलिनोमियल सिमिलर होते हैं। और ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं? जब टू ट्रायंगल में सभी करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो सिमिलर हो जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाए सिमिलर हो जाएंगे। एक कंडीशन अप्लाई होगी, दूसरी अपने आप अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो है सिमिलरिटी, इसको आप लाइन कर लेंगे, ठीक है। और आप इससे आगे बढ़ेंगे। सिमिलरिटी आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जैसे जितनी सर्किल होती हैं, याद रखना बेटा, जितनी सर्किल होती हैं वो सभी सिमिलर होती हैं, सभी स्क्वायर सिमिलर होते हैं क्योंकि इनके सभी एंगल इक्वल होते हैं, और साइड का रेशियो भी इक्वल लिया जाएगा इसमें। और इक्विलेटरल ट्रायंगल जितने होते हैं वो सभी सिमिलर होते हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है ना, होता है ना। 60 डिग्री एंगल लेकर के हम छोटा बड़ा ट्रायंगल बना सकते हैं। एक ट्रायंगल मैंने 3 साइड से बना दिया, एक 5 साइड लेकर के बना दिया इक्विलेटरल। तो जितने इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो सभी सिमिलर होते हैं। लेकिन आप कहें कि यहाँ पर देखिए एक स्क्वायर बना दिया हमने, स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री, और एक रेक्टेंगल बनाया, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होते हैं। इन दोनों का ही ईच एंगल 90 डिग्री होता है। दोनों स्क्वायर रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 होता है कि नहीं होता? होता है। लेकिन ये सिमिलर नहीं होते क्योंकि इनमें साइडों का रेशियो इक्वल नहीं होता। आई समझ में? तो इसलिए ये सिमिलर नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम इससे क्या कर देंगे, रफ कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। अब इसको कर देंगे रफ। और इससे आगे आप देखेंगे बेटा एक्सरसाइज 11.1 आप अपने आप कंप्लीट कर लेना, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं और ट्रू फॉल्स हैं।
उनके एग्जाम आंसर आप अपने आप एक एक लाइन में एक एक सेंटेंस में दे सकते हैं। मैंने जैसे सिमिलरिटी समझाई इसी के आधार पर आप एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट कर लेंगे। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे बताएंगे। उसके जस्ट बाद में अब थ्योरम आती है। सबसे पहले आप देखेंगे थ्योरम नंबर 11.1, इसको हम कहते हैं बीपीटी शॉर्ट में बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, और इसी को थेस थ्योरम भी कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है चैप्टर की, जैसे पाइथागोरस थ्योरम होती है वैसे ये थेस थ्योरम है। एक मैथमेटिशियन थे थेस, उन्होंने इस थ्योरम का इन्वेंशन किया था। तो यहाँ पर ये थ्योरम आप समझेंगे। यहाँ पर ये थ्योरम क्या है, इफ ए लाइन, पहले तो नेम समझ लो, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम और थेस थ्योरम एक ही बात होगी। बीपीटी कहा जाए या थेस थ्योरम कहा जाए एक ही बात है, ठीक है। इस थ्योरम में क्या है, इसका स्टेटमेंट है, देखिए, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ कर दें जो इंटरसेक्ट करती है अदर टू साइड्स, अदर टू साइड को, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, तब अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ये हमको प्रूव करना है यहाँ पर। तो ये जो थ्योरम है बेटा इस तरह से देखिए, जैसे मैंने ट्राइंगल बनाया, इस ट्राइंगल को हमने नेम दे दिया ABC। इस ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे, ऐसे BC है, ये साइड है, इसके पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ कर दी है, इसको नेम दे दिया DE पैरेलल BC, इसके BC के पैरेलल है ये। तब ये जो DE है इन दोनों साइडों को, अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब यहां पर क्या होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू होगा AE अपॉन EC। ये थ्योरम है, इसको कहते हैं हम BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यदि हम किसी ट्राइंगल में वन साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तब ये अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। देखा आपने, जैसे इसमें ट्राइंगल ABC में DE BC के पैरेलल ड्रॉ कर दी, तब यहाँ पे क्या होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू होगा AE अपॉन EC। इसी को हम BPT कहते हैं। वही स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, इंटरसेक्ट इन द अदर टू साइड्स, अदर टू साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए D और E पॉइंट पर, देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, तो इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये प्रूव करना है, क्योंकि आपको बेटा एग्जाम में केवल स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा, इसमें लिखा हुआ आएगा प्रूव इट या प्रूव दैट। डायग्राम आपको अपने आप बनाना होगा। ये चैप्टर आपको बहुत कठिन लगते हैं ज्योमेट्री वाले, मुझे पता है, इसलिए मैंने लास्ट के लिए रखा था। आप डरे नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, डेली वीडियो देखें ईमानदारी से, आपके सामने कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप डेली वीडियो नहीं देखेंगे, डेली वर्क नहीं करेंगे, डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर ऐसी बीमारी बन जाएगी बेटा जिसका इलाज नहीं होगा फिर। इसलिए आप ईमानदारी से डेली वीडियो देखें, डेली वर्क करें, घर पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो देखिए अब ये हम प्रूव कैसे करें, ये हमको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम ये डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले गिवन लिखेंगे, देखिए इसको हम रफ कर लेंगे, यहाँ से इसको रफ कर लेते हैं और हमको गिवन लिखना होगा। तो देखिए मैं यहाँ से नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाता हूँ। अभी ये इसका प्रूफ है। तो सबसे पहले हमें गिवन हेडिंग डालना होगा यहाँ पर। देखिए गिवन में लिखेंगे इन ए ट्राइंगल ABC, यानी ट्राइंगल ABC, जैसा कि ट्राइंगल बना हुआ था वहाँ पर आपने देखा, और मैं चाहूँ तो यहीं पर आपको इसको एक्सप्लेन करके समझा सकता हूँ, है ना। और या फिर हम फिर से अलग से डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए डायग्राम बना दिया मैंने, ये ABC और एक लाइन BC के पैरेलल ड्रॉ कर दी जिसको नेम दे दिया DE। तो हमें क्या गिवन है, इन्हें ट्राइंगल ABC DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, ये हमको गिवन है कि DE BC के पैरेलल है। टू प्रूव हेडिंग डालेंगे, टू प्रूव क्या करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है, AE अपॉन EC, ये हमको प्रूव करना है। समझ में आया। गिवन में हेडिंग डालना है इन ए ट्राइंगल ABC DE पैरेलल BC, टू प्रूव AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसे प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करनी होगी आपको। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे बेटा, इस D पॉइंट से इस अपोजिट साइड AE पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये इसको नेम दे देंगे M, या आपकी बुक में यहाँ पर EF परपेंडिकुलर BA कह रखा है उसने, चलो जो कह रखा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हम यहाँ पर M नेम दे देते हैं, ठीक है,
एम। नेम अपने हिसाब से लिखेंगे, आप बुक में दिया तो बुक के हिसाब से कर लेना, हमारे हिसाब से करना, एक ही बात है वो तो ये डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ई से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको हमने एन नेम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है कि डी एम वी ड्रॉ परपेंडिकुलर डी एम ऑन ए एंड ई एन परपेंडिकुलर ए बी, और साथ में क्या करेंगे, सी डी को मिला देंगे, इस तरह से ज्वाइन कर देंगे और बी को ई से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे आप वी ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए ई, तो ए ई लिखिए, ए सी साइड तो एक ही है बेटा, वो ए ई और ए सी। ठीक है, तो ए ई लिख दिया मैंने यहाँ पर, ए ई और ई एन परपेंडिकुलर ए डी, ई एन ए डी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और डी एम ए ई पर, एंड जॉइंट सी डी एंड बी ई, एंड जॉइन सी डी एंड बी ई, सी डी और बी ई को ज्वाइन किया। इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रूफ। आप ये सभी स्टेप ध्यान रखेंगे कि इनका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, इससे सभी हेडिंग आपको डालना है, कंपलसरी है। सबसे पहले गिवन, उसके बाद टू प्रूफ, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसके बाद प्रूफ, चारों हेडिंग याद कर लें आप। डायग्राम बनाना है, ये स्टेप अपने वर्डों में आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर। अब प्रूव कैसे करें, इसे प्रूव करने के लिए बेटा क्या है कि यहाँ पर जो रिजल्ट हमको लाना है, ये आप देखेंगे यहाँ पर ए डी डी बी ए ई सी, ये 4 पॉइंट हैं। पहले आप ए डी को बेस ले लेंगे, तो ए डी को बेस लेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा ए डी ई, दिखाई दे रहा है ना ए डी ई, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। उसके बाद डी बी को बेस लेंगे तो डी बी पर एक ट्रायंगल बनेगा डी बी, इसका एरिया फाइंड करेंगे। उसके बाद ए ई बेस बनेगा तो ए ई पर एक ट्रायंगल ए डी, इसका एरिया फाइंड करेंगे। फिर ई सी को बेस लेकर ई सी डी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। 4 ट्रायंगल लेंगे हम यहाँ पर, इन चारों को बेस देना है हमें अलग सेपरेटली। तो आप लिखेंगे ए डी पर जो ट्रायंगल बना है ए डी बेस पर, वो है ए डी ई। ठीक है, ए ई डी पढ़ लो चाहे ए डी पढ़ लो। हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पर जो बेस है वो क्या है ए डी, और हाइट क्या है इसमें आप देखेंगे, जब बेस है तो हाइट होगी इसकी ई एन, हाइट क्या होगी ई एन। बेस इस पर परपेंडिकुलर, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर, वही तो ट्रायंगल की हाइट है, तो यहाँ पर ई एन हाइट हो गई। अब जैसे मैंने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया है ए डी को बेस लेकर के, अब हम बेस लेंगे डी बी। जब डी बी को बेस लेंगे तो ट्रायंगल क्या लेंगे, डी बी ई लेंगे। अब डी बी सी क्यों नहीं लेंगे, उस पर डी बी सी भी है, क्योंकि डी बी सी ट्रायंगल का जब एरिया फाइंड करेंगे तो इसकी हाइट हमें पता नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो डी बी सी जो ट्रायंगल है इसकी हाइट नहीं पता, कि वर्टेक्स यहाँ से परपेंडिकुलर है ही नहीं है कहीं पर। लेकिन डीबी ट्रायंगल है तो इसमें ये वर्टेक्स है ई, यहां से परपेंडिकुलर ई एन दिखाई दे रहा है हमको। परपेंडिकुलर ऑलवेज इंटीरियर एरिया में नहीं आता है, आउटवर्ड एंगल ट्रायंगल में तो परपेंडिकुलर एक्सटीरियर एरिया में आता है। तो यहां पर जो डीबी ट्रायंगल है इसमें जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, ई पॉइंट से ई एन इसका एल्टीट्यूड है। अभी आप नहीं समझे, देखिए मैं यहां पर एक ट्रायंगल बना देता हूं। ये ट्रायंगल बनाया मैंने ए बी सी। अब मैं कह दूं इस ट्रायंगल की हाइट क्या है, तो बेटा परपेंडिकुलर यहां से खींचना है सी से, तो परपेंडिकुलर तो ऑलवेज 90 डिग्री पर होता है ये, तो ये साइड को ए बी को आगे बढ़ा दूंगा मैं इस तरह से, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इसकी हाइट ये है सी डी, ये हाइट है इसकी ट्रायंगल की। अब हाइट ऐसे थोड़ी आएगी तिरछी, हाइट तो ऑलवेज 90 डिग्री पर होती है, सीधी होती है। इसका एल्टीट्यूड है एक्सटीरियर एरिया में आएगा, बाहर के एरिया में नहीं आया। इस ट्रायंगल की जो हाइट है आप देखेंगे हाइट सीधी होती है, ये हाइट है, हाइट ऐसे थोड़ी होगी तिरछी। तो यहां पर भी ये ट्रायंगल है हमारा डीबीई, इसकी जो हाइट है बेटा ई पॉइंट से परपेंडिकुलर ई एन है, और ये इसका बेस है, बेस को आगे बढ़ा दिया जैसे मैंने यहां पर बढ़ाया है ना। तो इस ट्रायंगल डीबीई की जो हाइट है वो क्या है, ई एन है। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई फाइंड करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, तो बेस तो डीबी रहेगा लेकिन हाइट क्या रहेगी, ई एन रहेगी। चलिए पॉइंट पर आते हैं, इसको रफ कर लेते हैं यहां से। देखिए अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, एरिया लिख दो या ए आर बना दीजिए, ये भी एरिया ही माना जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला वही रहेगा। इसका जो बेस है वो रहेगा बी डी या डी बी, और हाइट ई एन,
ठीक। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो राइट साइड में ऊपर 1/2 मल्टीप्लाई AD मल्टीप्लाई EN अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई DB मल्टीप्लाई EN, ठीक है, दिस अपॉन दिस। तो यहां पर हाफ से आप कैंसिल, EN से EN कैंसिल, तो इज इक्वल टू में क्या आएगा AD अपॉन DB। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में? आप देखेंगे यहां पर भी देखिए AD अपॉन DB इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है। ये एरिया ऑफ AD अपॉन एरिया ऑफ DB, नेम हमने वहां पर M1N दिए थे, उसने शायद E और F दे रखे हैं, तो एक ही बात है। समझ में आया नहीं आया? देखिए एरिया ऑफ AD फाइंड किया 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट 1/2 मल्टीप्लाई AD बेस हो गया, और उसमें ये जो नेम है वो EF परपेंडिकुलर है उसका, और फिर एरिया ऑफ DBE इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई DB मल्टीप्लाई EF, उसमें EF रहा होगा ये, ठीक है। तो EF यहाँ पर F नेम दिया होगा एल्टीट्यूड का, इसलिए F आ रहा है वहाँ पर। फिर इन दोनों को क्या किया, डिवाइड किया, एरिया ऑफ AD अपॉन एरिया ऑफ DB इज इक्वल टू हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, EF से EF कैंसिल, AD अपॉन DB, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। तो समझ में आया आपके यहाँ तक? पहले AD को बेस लेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन फिर DB को बेस लेंगे इसको, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE अपॉन में रखा, काट दिया, इक्वेशन फर्स्ट रेडी है। अब हम इसी तरह सिमिलरली अब AE को बेस लेंगे तो ट्राइंगल बनेगा AED, और फिर EC को बेस लेंगे तो ट्राइंगल बनेगा ECD, उसका भी एरिया इसी तरह फाइंड करेंगे, उसको भी अपॉन में रखना है। देखिए कैसे करेंगे हम, ऊपर से यहाँ से रफ कर लेते हैं थोड़ा, जिससे स्पेस बन जाएगा यहाँ पर। देखिए नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल AED या AD लिख लें, सिमिलरली लिख लेते हैं, या फिर या अलग अलग फाइंड कर लीजिए। सिमिलरली लिखा है देखिए यहाँ पर, तो हम भी लिख लेते हैं साहब सिमिलरली, नहीं तो काम बढ़ जाएगा, दोबारा लिखना पड़ेगा सब कुछ। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD इज इक्वल टू, देखिए AED, अब हम AE को बेस लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगी DM, तो यहाँ पर होगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस रहेगा AE और हाइट होगी DM अपॉन 1/2 मल्टीप्लाई ECD में बेस EC रहेगा और हाइट क्या होगी, इसमें हाइट होगी DM। ये बेस है तो इसका वर्टेक्स यहाँ से परपेंडिकुलर DM है, ये साइड आगे बढ़ी हुई है जो आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, और इज इक्वल टू में बचेगा यहाँ पर AE अपॉन EC, ये हो जाएगा नंबर सेकंड। अब और देखिए आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, तो AD अपॉन DB ये आ गया और AE अपॉन EC ये आ गया। दोनों इक्वेशन में राइट साइड हमें दिखाई दे रही हैं, ये राइट साइड हमको इक्वल करनी है, दिस इज इक्वल टू दिस अगर हो जाए तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अब इन दोनों को इक्वल कैसे करें, समस्या ये है कि इन दोनों को इक्वल कैसे करें। तो इनको इक्वल कब कर सकते हैं, जब इनकी लेफ्ट साइड बराबर हो। दो इक्वेशन है हमारी, इनकी राइट साइड को इक्वल प्रूव करना है, तो राइट साइड इक्वल कब होगी, जब इनकी लेफ्ट साइड लेफ्ट के इक्वल हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ECD, और फर्स्ट में क्या है, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE। तो देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर दोनों इक्वेशन में सेम है, वहां भी एरिया ऑफ ADE है, यहाँ भी एरिया ऑफ ADE है न्यूमरेटर में, है कि नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर में क्या है, एरिया ऑफ ECD, ये ECD है ECD, और यहाँ पर क्या है एरिया ऑफ DB, ये DBE है। अब इनके अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए, न्यूमरेटर पहले ही इक्वल है, तो लेफ्ट साइड लेफ्ट के इक्वल हो जाएगी। अब इसका डिनोमिनेटर कैसे इक्वल करें, तो अब देखिए यहाँ पर डायग्राम में ये ECD ट्राइंगल कहाँ है, ये ECD ट्राइंगल है, और DBE ये DBE ट्राइंगल है। आप देख रहे हैं कि बोथ ट्राइंगल आर लाइंग ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल BC। ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस DE पर बने हुए हैं और सेम पैरेलल लाइन BC के बिटवीन लाई कर रहे हैं। आपने थ्योरम पढ़ी है 9th क्लास में कि जब 2 या मोर देन 2 ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बिटवीन बनते हैं तो उन सभी का एरिया इक्वल होता है। ये आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है समझिए आप। यहाँ पर जैसे मैंने मान लीजिए कि एक ये
दो लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पर, दोनों पैरेलल है मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो नीचे लाइन है इसके इस बेस लेते हुए मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, ये ABC। अब इसी बेस पर मैंने एक और ट्रायंगल बनाया BCD। तो दोनों ट्रायंगल सेम बेस BC पर है, सेम लाइन के बिटवीन, इसलिए दोनों का एरिया इक्वल होगा। इक्वल क्यों होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट। तो यहां पर दोनों का बेस बराबर है और हाइट दोनों की बराबर होगी, क्योंकि ये हाइट होगी बेटा परपेंडिकुलर होगी ना हाइट। जब टू लाइन पैरेलल होती है दोनों के बिटवीन हाइट ऑलवेज इक्वल होती है। इसलिए यहां पर आप ये कह सकते हैं कि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बिटवीन जितने ट्रायंगल बनते हैं उन सभी का एरिया इक्वल होता है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, अब आपको एक लाइन लिखनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है इस थ्योरम के लिए। बिकॉज ट्राइंगल ECD एंड ट्राइंगल DBE आर लाइंग ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल BC, therefore area of triangle ECD is equal to area of triangle DBE। तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं यहां से रफ कर लेता हूं थोड़ा नोट करने के लिए, है ना, नहीं तो हम नोट कहां करेंगे, ठीक है। इसको इतना पार्ट को हम रफ कर देते हैं। अब आप यहां पर नोट करेंगे, देखिए, और थोड़ा इसे भी रफ कर लेते हैं। आप नोट करेंगे बिकॉज ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल ECD आर lying on the same base DE and between same parallel BC, therefore area of triangle DBE is equal to होगा area of triangle ECD, कि दोनों ट्राइंगल DBE और ECD सेम बेस DE पर और सेम पैरेलल लाइन के बिटवीन बने हुए हैं, इसलिए इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और रफ कर लेते हैं साहब यहां से, और लिख देंगे यहां पर देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब लेफ्ट साइड इक्वल हो गई, देखिए डिनोमिनेटर इक्वल हो गए ना, हमने इक्वल प्रूव कर दिया यहाँ पर, और न्यूमरेटर पहले इक्वल है। जब लेफ्ट साइड लेफ्ट के इक्वल है तो राइट साइड राइट के इक्वल होगी। देयरफॉर AD अपॉन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AD अपॉन DB इज इक्वल टू हो गया AE अपॉन EC, हैंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था। दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल हो चुकी है, न्यूमरेटर पहले इक्वल है AD और डिनोमिनेटर भी हमने इक्वल प्रूव कर दिया है। लेफ्ट साइड लेफ्ट के इक्वल हो गई, तब राइट साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो गई। बस यही हमको दिखाना था। यहाँ पर देखिए वही थ्योरम यहाँ पर प्रूव हो रही है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। फिर हमने देखा यहाँ पर देखिए, बट ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल DEC, देखिए दोनों इक्वेशन में यहाँ DBE है, ये DEC है। ट्राइंगल DBE एंड DEC आर एट द सेम बेस DE एंड बिटवीन लाइन DE पैरेलल BC, therefore area of DBE is equal to area of DEC, therefore from first second and third, ये थर्ड नंबर डाल दिए यहाँ पर, from first second third area of AD upon area of DB is equal to area of AD upon area of DEC, so AD upon DB is equal to AE upon EC, hence proved। असल में इस तरह से BPT प्रूव होती है बेटा। इसके बाद इसके सब पार्ट हैं कुछ, ये हम आपको आने वाले वीडियो में समझाएंगे, और इसकी कन्वर्स थ्योरम भी है, वो भी हम आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, कि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, फिर आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आज यही रहेगा, आज की ड्यूटी है आपकी कि इस थ्योरम को ठीक से समझ लें। मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा आपको, उतना आप डेली ईमानदारी से प्रैक्टिस करें, साथ साथ डेली वीडियो देखें कंटिन्यू, कहीं कोई प्रॉब्लम किसी चैप्टर में आपके सामने नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।